नमस्कार के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पीड़ितों के साथ सीएम धामी के भावुक जज्बात की। वहीं देखिए सीएम योगी ने बरेली पहुंचकर जिले को कौन कौन सी सौगातें दी। वहीं चलते चलते बात होगी बिहार में एनडीए और महागठबंधन में चल रही मोर्चेबंदी की तैयारियों की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित धराली में आई विनाशकारी आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने वहां आपदा की त्रासदी झेल रहे लोगों के परिजनों से व्यक्तिगत रूप से भेंट की और संकट की इस घड़ी में उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हर एक लापता व्यक्ति की तलाश करना है और प्रभावित परिवारों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना है। यह अहम रिपोर्ट देखिए। धराली आपदा प्रभावितों के साथ धामी सरकार। सीएम धामी ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। भावुक माहौल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात। पीड़ित परिवारों के दुख को साझा करते हुए दी सांत्वना। एक एक कर कई परिवारों से की बात। बोले, ये विश्वास दिलाने आया हूं, सरकार इस मुश्किल समय में पूरी तरह से आपके साथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने अत्यंत भावुक माहौल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने उनके दुख को साझा करते हुए उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा, इस आपदा ने कई परिवारों को अपार दुख दिया है। हम उनकी पीड़ा को गहराई से समझते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि हमारी सरकार इस मुश्किल समय में पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। आपको किसी भी तरह से अकेला महसूस नहीं करने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक एक कर कई परिवारों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर जरूरत का ध्यान रखेगी। ये दौरा उनके लिए सिर्फ एक सरकारी कर्तव्य नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव रहा। बता दें कि धराली में चारों ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। घरों पर मलबा, बिखरी हुई चट्टानें और लोगों के चेहरों पर डर और निराशा साफ दिख रही थी। धामी ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही प्रभावित लोगों से मुलाकात की। वे हर एक व्यक्ति के पास गए, उनके सिर पर हाथ रखा और उनकी बातें सुनी। इस वक्त मुख्यमंत्री की आंखों में भी नमी साफ झलक रही थी। सीएम धामी के स्पष्ट निर्देश। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि इन कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा, आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता प्रत्येक लापता व्यक्ति की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। इसके लिए बचाव दल दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी ना हो। बता दें कि इस दौरे के माध्यम से मुख्यमंत्री ने ये संदेश दिया कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों का पुनर्वास और उन्हें सुरक्षित भविष्य देना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उनके इस दौरे और व्यक्तिगत मुलाकात ने संकटग्रस्त परिवारों को एक ढाढ़स बंधाया, जबकि प्रशासन और बचाव दल लापता लोगों की तलाश और राहत कार्यों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि राहत शिविरों में बच्चों की दयनीय स्थिति देखकर धामी भावुक हो गए। उन्होंने पीड़ितों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि सभी प्रभावित परिवारों को तुरंत खाद्य सामग्री, कपड़े और आश्रय मिले।
आपको बता दें कि ये सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं था, ये एक नेता का अपने लोगों के प्रति गहरा लगाव और संवेदना थी। मुख्यमंत्री धामी ने धराली में न केवल राहत कार्यों का जायजा लिया, बल्कि अपने मानवीय पक्ष का भी परिचय दिया। उन्होंने दिखाया कि एक नेता का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने लोगों के दुख में उनके साथ खड़ा होना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में विकास की कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण कर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण जिले को नई दिशा दी है। इस अवसर पर कुल 22.64 हजार करोड़ की लागत से 545 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जो बरेली और आसपास के इलाकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह अहम रिपोर्ट देखें। बरेली को कई विकास योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार से सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ मंजली बैठक कर जिले के विकास कार्यों की प्रगति जानी। इसके बाद बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 223 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जिले में होने वाले 322 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं, बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। अच्छी सरकार विकास समृद्धि लेकर आती है। सीएम योगी ने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर आती है। ये वही बरेली है जहां साल 2017 से पहले दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन साल 2017 के बाद दंगा नहीं, बल्कि आज नाथ कॉरिडोर से बरेली की पहचान बन गई है। मुख्यमंत्री ने शहर के 7 नाथ मंदिरों का भी जिक्र किया और कहा कि साल 2017 से पहले नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी, बंटर बांट होता था, कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ, कोई भतीजा निकल रहा तो कहीं पर भाई निकल रहा। उन रिश्तों को देखकर हर कोई असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे थे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर ये रिश्ते कैसे लूट मचाए हुए थे, ये सब जानते हैं। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी। वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं, बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है। आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सभी स्थान उपेक्षित पड़े हुए थे। इस बार आपने देखा होगा, न्यू बरेली के रूप में यहां के विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज बरेली के लिए स्वीकृत हुई हैं, अब उनके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं।
पिछली सरकारों पर सीएम के तीखे प्रहार। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का सम्मान करती थी। डबल इंजन की भाजपा सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास से जनता की संतुष्टि का माध्यम बन रही है, विरासत को विकास के माध्यम से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि न्यू बरेली में विकास प्राधिकरण, नगर निगम व जन प्रतिनिधियों द्वारा उनके परिणाम विकास के रूप में देखने को मिल रहे हैं। अब कोई बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता है। इसका प्रमाण सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान देखा गया है कि पिछली सरकारें दंगों के साथ आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी और ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के विरासत और विकास के साथ आपको जोड़ करके न केवल आपके वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें सुखद बनाने के लिए, उन्हें समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिल रहे हैं। बरेली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज हम लोग प्रातः काल से ही बरेली मंडल से जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इन कार्य योजनाओं पे चर्चा भी कर रहे थे। शासन के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें लागू करने के लिए उन कार्य योजनाओं की प्राथमिकताओं को तय कर रहे हैं और अभी ये कार्य योजना जब लागू होगी तो बरेली के विकास को, पीलीभीत के विकास को, शाहजहांपुर के विकास को, बदायूं के विकास को एक नई उड़ान मिलने वाली है, एक नई उड़ान मिलने वाली है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव। सीएम योगी ने कहा कि हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जाति, मजहब, भाषा देखे बिना हर किसी को देंगे। लेकिन अगर कोई मानता हो कि किसी विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर योजनाएं बनेंगी, अब वो नहीं हो सकता है। अब नया भारत है, योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की। इसके तहत लाभार्थी को 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। सरकार इस योजना से अब तक 70,000 युवाओं को जोड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले युवाओं के लिए योजना नहीं बनती थी। साल 2017 से पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था। आज पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। नीतीश कुमार की हालिया नीतियां, खासकर डोमिसाइल नीति और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को लक्षित करने का एक प्रयास है। यदि इन नीतियों का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से रहा और जनता तक इसका संदेश सही तरीके से पहुंचा तो ये बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। वरना एनडीए के चूकने पर मौका गठबंधन के पास हो सकता है। ये खास रिपोर्ट देखें। बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी के लिए नीतीश कुमार की नीतियां कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हाल के दिनों में उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें उनकी मास्टर स्ट्रोक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों में हुई हत्या की हालिया घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था पर बड़े प्रहार किए हैं। हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार को अजीत मुख्यमंत्री करार देते हुए उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि हमला तेजस्वी यादव का महज एक बयान नहीं बल्कि आरजेडी की सावधानी पूर्वक तैयारी की गई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आरजेडी को उम्मीद है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इसके जरिए एनडीए को नुकसान पहुंचाने में कामयाबी हो जाएगी। आज तक भाजपा के सामने वो झुके नहीं है।
आज तक झुके नहीं। कितना केस मुकदमा किया गया, बीमार है तो भी छापा पे छापा। जिस दिन सरकार बन रहा था, बहुमत पेश कर रहे थे, उस दिन भी भाजपा वाला लोग रेड करके छापा कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ये बुढ़ापा में भी बाल पक गया लालू जी का, लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते बीमार है, लेकिन अभी भी लड़ाई जारी है। किनके लिए? यही हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, जो कमजोर है, दबे कुचलों के लिए, जो गरीब है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। यही लालू जी का लड़ाई है, यही संघर्ष है, और झुके नहीं। और इस मंच के माध्यम से हम क्या देना चाहते हैं कि अगर हमारे पिता लड़ते रहे सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, तो उनका बेटा भी झुकने को तैयार नहीं, लड़ाई लड़ने को। क्या ये लोग चाहता है? देश को क्या बना दे भाई? मतलब लोकतंत्र खत्म कर देना चाहता है, देश का संविधान को ही खत्म कर देना चाहता है। मुद्दा की बात नहीं करेगा। हम लोग बोल रहे हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का, तो बीजेपी क्या बात कर रहा है? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। मतलब कि भगवान को इन लोगों का रक्षा का जरूरत है। हाँ, हनुमान जी कई लोग रक्षा करेंगे कि हनुमान जी अपने काबिल बने। क्या बकवास करता है लोग, झूठा लोग। गणेश जी को दूध पिलाने वाला, गणेश जी को दूधे ना मिली। नीतीश की मास्टर स्ट्रोक रणनीति वाली घोषणाएं। नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को लागू करने का ऐलान किया, जिसके तहत 85% पद बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित होंगे। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 प्रतिमाह कर दी है। सरकार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। तेजस्वी की योजनाओं को नकल बताने से चुनौतियां भी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक चालबाजी और समय समय पर गठबंधन बदलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बार बार साबित किया है कि वो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अपरिहार्य नेता है। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव और सुशासन बाबू की छवि मतदाताओं को विश्वास दिलाती है कि उनके नेतृत्व में राज्य का विकास जारी रहेगा। एनडीए में उनकी वापसी को बीजेपी ने भी स्वीकार किया है, जिससे गठबंधन को एकजुटता का संदेश मिलता दिख रहा है। हालांकि उनकी कुछ चुनौतियां भी हैं। विपक्ष विशेषकर तेजस्वी यादव इन नीतियों को अपनी योजनाओं की नकल बता रहे हैं। इससे ये सवाल उठ सकता है कि क्या ये नीतियां वास्तव में नीतीश कुमार की है या वो विपक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं। तो वहीं शराबबंदी की नीति को लेकर राज्य में अभी भी कुछ वर्गों में असंतोष है, जिसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। लगातार गठबंधन बदलना बड़ी कमजोरी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बार बार गठबंधन बदलने से कुछ मतदाताओं में उनके प्रति विश्वास की कमी हो सकती है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की हालिया नीतियां, खासकर डोमिसाइल नीति और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को लक्षित करने का एक प्रयास है। यदि इन नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावी रहा और जनता तक इसका संदेश सही तरीके से पहुंचा, तो ये बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। वरना रणनीति के फेल होने से महागठबंधन की संभावना प्रबल होगी। तेजस्वी के प्रहार से जनता को रिझाने का प्लान। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है। वो कहते हैं कि हर रोज हो रही हत्याओं का दोषी कौन है। दरअसल तेजस्वी दोहरी नीति पर अमल करते नजर आ रहे हैं। वो एक तरफ नीतीश और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं जनता को रिझाने के लिए लगातार वादे भी कर रहे हैं। तेजस्वी के जनता से खास वादे। 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा। कहा है उनकी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही राज्य के युवाओं को 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। समान काम के लिए समान वेतन, शिक्षकों और अन्य संविदा कर्मियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू करने का वादा किया। किसानों के लिए वादा किया है कि वो सरकार में आते ही किसानों को कर्ज माफ करेंगे। किसानों के लिए बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करेंगे। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का वादा किया। गरीब परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। तेज प्रताप की दो हाथ करने की तैयारी।
उधर परिवार और पार्टी से बाहर हो चुके पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अब पूरी तरह से आर पार के मूड में आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेज प्रताप ने अपना एक नया सियासी मंच बनाया है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए से दो हाथ करने के लिए तेज प्रताप ने 5 क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया। लेकिन सवाल यही है कि क्या छोटे दलों के साथ मिलकर बड़ा धमाल कर पाएंगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना के 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने गठबंधन का ऐलान किया। किसी के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को धरातल लेवल से जुड़ करके और जनता के सुख दुख में साथ हो करके एक अपना दायित्व को जिस तरीके से निभाना चाहिए उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और जनता का हित दुख अपना समझ करके, क्योंकि आपको पता है कि हमने महुआ से चुनाव लड़ने का हमने बिगुल फूका और पूर्व में हमने महुआ के लिए बहुत काम किया। और भी दलें हैं जो चुनाव आता है तो सब लोग अपने अपने तरीके से साथी खोजने का काम करता है। तो इनको कुछ ऐसा लगा होगा कि टीम तेज प्रताप यादव से जुड़ेंगे तो हम लोग का भी बेड़ा पार है और साथ ही साथ आगे जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम करना है। तेज प्रताप के गठबंधन में ये दल शामिल: विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी, संयुक्त किसान विकास पार्टी। आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने मई में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल होने के बाद परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया था। वहीं मुकेश सहनी के राइट हैंड माने जाने वाले प्रदीप निषाद ने विकासशील इंसान पार्टी से बगावत कर अपनी विकास वंचित इंसान पार्टी बनाई। इस तरह से अब दोनों बागी नेता तेज प्रताप और प्रदीप निषाद ने आपस में हाथ मिलाकर बिहार चुनाव में ताल ठोक दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।